नमस्कार, आप देख रहे हैं बैतूल वाणी का कार्यक्रम रूबरू और मैं हूं आपके साथ आपका साथी आकाश श्रीवास्तव। दोस्तों, किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज होती है तो वो होती है उसकी खनिज संपदा। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है उसकी खनिज संपदा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस खनिज संपदा का सदुपयोग कैसे किया जाए और उसकी सुरक्षा कैसे की जाए। तो ऐसे ही सुरक्षा के प्रहरी के रूप में काम करता है खनिज विभाग। और आज हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जो खनिज विभाग में उप संचालक के पद पर पदस्थ हैं। तो हम स्वागत करते हैं श्री मनीष पालेवार जी का। मनीष जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम रूबरू में स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मनीष जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है और साथ ही आप इस मुकाम पर पहुंचे तो किन आदर्शों का आपने पालन किया या ऐसी कौन सी जी। जीवन में बातें आई जिससे आप यहाँ तक पहुंचे? जी, मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का रहने वाला हूँ और मेरे पापा टीचर थे। उनको देखकर मुझे लगता था कि हमेशा अथक परिश्रम करना चाहिए, वो खिलाड़ी भी थे। तो उनको देखकर मैंने प्रेरणा ली और मेरे जो परिवार में हमेशा मुझे सहयोग किया और मुझे सिखाया गया कि अथक परिश्रम और धैर्य से आप अपने जीवन के मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उसी बताए गए रास्तों पे मैं अभी तक चल रहा हूँ। पालीवाल जी, आप ये बताइए कि आप इस पद पर पहुंचे उप संचालक खनिज विभाग में, जी। तो इसका सफर आपका कितना कठिन रहा और आपके जीवन में इस जगह पे पहुंचने में कौन कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? जैसे कि मैंने बताया कि मैं बालाघाट का रहने वाला हूँ, तो बालाघाट के परिपेक्ष्य में खनिजों का बड़ा योगदान रहा है। तो मुझे जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था कि मुझे खनिज विभाग में जाकर खनिज के क्षेत्र में काम करना है। तो उसी को आधार बनाते हुए मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं के बारे में जानकारियाँ एकत्रित की और उसके बाद फिर मैंने खनि अधिकारी का जो पद है, उसके एग्ज़ाम को मैंने पास किया और ये पद को मुझे प्राप्त हुआ और इस पद को प्राप्त करने के लिए मैंने बड़ा परिश्रम किया और मैंने ये बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि मैंने पहले खनि निरीक्षक का पीएससी पास किया हुआ है और उसके बाद फिर मैं खनि अधिकारी के पद पे आया। तो इसके लिए मेरे परिवार और मेरे मित्रों का बड़ा सहयोग रहा और मैं आज यहाँ पर इसी सहयोग के आधार पे काम कर रहा हूँ। सर, आपने जब पहली बार ये सरकारी नौकरी ज्वाइन की, तो इसको ज्वाइन करने के बाद आपके इस कार्य में कौन-कौन सी चुनौतियाँ आई और आपने कौन सी चुनौतियों का सामना किया? शुरू में जब सरकारी सेवा में मैं आया तो मुझे लगता था कि मैं सरकारी जो भाषा होती है, उसको मैं कैसे सीख पाऊँगा, लेकिन धीरे-धीरे मुझे लगा कि हम मेहनत करें, पढ़ाई करें और सरकारी कागज़ातों को ध्यान से अगर हम पढ़ें, नियमों कानूनों को पढ़ें तो वो सीखने में आसानी होगी और मैं उस चीज़ को आज पढ़ता रहा और आज भी मैं पढ़ रहा हूँ, जिससे मुझे बड़ा आसान हो गया है सब चीज़ें समझना और सीखना। देखिए, अक्सर आम धारणा है कि खनिज विभाग मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ रेत। परंतु आप हमारे दर्शकों को ये बताएँगे कि बैतूल में जो खनिज विभाग है, तो बैतूल की खनिज संपदा कितनी है? कौन-कौन सी खनिज संपदा है? और इसकी विशेषताएँ क्या हैं? और देश और ज़िले के लिए ये कितनी फ़ायदेमंद है? जी, बैतूल जिला जो है खनिज के क्षेत्र में बड़ा मूल्यवान जिला है और उसमें बड़े सारे खनिज पाए गए हैं। हालाँकि अभी तक के उसमें खोज का कार्य चल रहा है और खोज के कार्यों के आधार पे बहुत सारे खनिजों की प्राप्तियाँ हुई हैं। रेत के अलावा हमारा जो बैतूल जिला है, उसमें ग्रेफ़ाइट नाम का जो खनिज है, जो पूरे विश्व में बैटरी जो आज हम इलेक्ट्रिक बैटरीज़ की बात कर रहे हैं, तो उसमें काम आता है, तो बैतूल जिले में ये बहुतायत में पाया गया है, जिसकी खदानें प्रारंभ करने की कार्रवाई हमारे स्तर से चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट है, जो हमारे
स्पेस टेक्नोलॉजी में काम आएँगे और भी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आएँगे। इसके साथ ही हमारे यहाँ कोल बेड मीथेन के ब्लॉक्स हैं, जिसमें अभी हमारे यहाँ अभी रिसेंटली 6-7 दिन पहले ही कोल बेड मीथेन को निकालने का काम प्रारंभ किया जा चुका है। इसी तरीके से हमारे यहाँ बेस मेटल्स हैं, जिंक जो हैं, और ये इसी समय पे अभी जो है इनमें खनन का कार्य चालू हो रहा है और ये आगे चल के बैतूल ग्रेफाइट के क्षेत्र में मुझे लगता है कि अपना नाम देश में ने कराएगा। और रेत के अलावा जो है हम हमारे अपने जिले में पत्थरों की भी खदानें हैं, ग्रेनाइट भी है, और आगे चल के मुझे लगता है कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉज़ीज़ आएगी, तो इसमें और भी हमें फ़ायदा मिलेगा। और इन सभी खनिजों से जो हमारे को राजस्व मिलता है, तकरीबन सवा सौ करोड़ रुपए प्रति वर्ष हमको मिल रहा है, और जब ये ब्लॉक से खनन होगा, तो इससे रॉयल्टी के रूप में और भी बढ़ावा होगा। देखिए, अभी आपने जैसे बताया कि हमारे यहाँ ऐसी खनिज संपदा है, कुछ तो ऐसी है जिसका दोहन हम कर रहे हैं जी, और कुछ ऐसी है जो हमको मिलने वाली है। जी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बैतूल ज़िले में जो खनिज संपदा है, जी। जिसका दोहन हम अभी कर पा रहे हैं, जो उपलब्ध हो पा रही है हमको, तो क्या ये हमारे प्रदेश की सरकार की आर्थिक व्यवस्था को कुछ मजबूती देती है? जी हाँ, बिल्कुल। अ, अभी जैसे मैंने बताया कि सवा सौ करोड़ रुपए के रूप में हमें राजस्व मिल रहा है, और जब ये जो नए जिन खनिजों के बारे में मैंने बात किया है, इनका पूर्ण रूप से जब दोहन प्रारंभ होगा, तो इससे बिल्कुल राजस्व बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि 400 से 500 करोड़ तक भविष्य में राजस्व प्राप्त होगा। देखिए सर, ये इसमें मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि बैतूल ज़िला जो है, वो कोयले के लिए भी बड़ा जाना जाता है और क्या बैतूल में जो कोयला उत्पादन हो रहा है, तो वो अर्थव्यवस्था को कैसे सहयोग कर रहा है और साथ ही पुरानी माइन्स के अलावा कोई नई माइन्स खोजी गई हैं या काम करने वाली हैं? इसके जी। बारे में भी कुछ बताइए। जी हाँ, मैंने जो अभी आपको बताया कि ये हमारे भविष्य के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो नए-नए खनिज जो हमको प्राप्त हुए हैं, पुराने समय से बैतूल जिले में कोयला एक महत्वपूर्ण खनिज रहा है, जिसका उत्खनन वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसमें इनका जो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का नया प्रोजेक्ट गांधी ग्राम स्टार्ट होना है 2027 से। इससे भी राजस्व में जो बढ़ने की जो बात मैंने की है, इसका प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ अभी कुछ क्षेत्रों में आपने सुना होगा, बैतूल में अवैध उत्खनन कोल का होता है। बहुत ही रिस्की रिस्क लेकर लोग कोल का उत्खनन करते हैं। हमारे द्वारा पूर्व में भी वहाँ कार्रवाइयाँ की गई हैं, उन गड्ढों को भरा गया है। तो हमने उस क्षेत्र का एक ब्लॉग बनाकर शासन स्तर को प्रेषित किया है, ताकि वहाँ पूर्वेक्षण कार्य हो, और नया ब्लॉक जो है, उससे हमको अतिरिक्त राजस्व भविष्य में प्राप्त होने की संभावना रहेगी। देखिए, जैसा अभी आपने बताया कि अवैध खनन तो वाक़ई में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी, अब अवैध खनन बहुत सारे खनिजों में होता है, जैसे रेत में होता है और दूसरा मिट्टी या जिस टाइप की चीज़ें जी। होती हैं। तो आप उसमें सख्त कार्रवाई करें ये तो है, लेकिन पिछले 1 वर्षों में आपने इनके खिलाफ कितनी ऐसी कार्रवाइयाँ हुई हैं, कितने वाहन जब्त हुए हैं और किस तरीके का लोगों को भी जुर्माना लगाया गया है? इसके संबंध में भी हम जानना चाहेंगे। विभाग के जो अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के पे कार्रवाई के लिए बड़े सख्त नियम बनाए गए हैं। इसमें विगत वित्तीय वर्ष में तकरीबन 136 के लगभग केसेस बनाए गए हैं, और इसमें 120 के लगभग व्हीकल्स जब्त हुए थे, जिसमें अवैध उत्खननकर्ता, परिवहनकर्ता और भंडारणकर्ताओं से तकरीबन पौने 2 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं, जो शासन को अतिरिक्त रूप से इससे राजस्व प्राप्त हुआ है। ये अवैध खनन तो बहुत बड़ी चुनौती है, ये जी, बात तो बिल्कुल तय है और ये आप बता भी रहे हैं कि उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की। ये जो कार्रवाई की जो चुनौती आपके सामने ज़रूर आती है। जी। तो इस चुनौती में आप क्या मान के चलते हैं कि हमारे ज़िले की भौगोलिक स्थिति इसमें परेशानी पैदा करती है या संसाधन की कमी करती है या कोई और कारण है जिससे आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? वर्तमान में जैसे हमारे विभाग में एकमात्र इंस्पेक्टर पदस्थ है। यह जिला भौगोलिक भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा जिला है, लेकिन इसमें हमको पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग का हमेशा सहयोग रहा है, और हम अभी एक खनि निरीक्षक के साथ जो अभी वर्तमान में पदस्थ हैं, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक हो सकता है हम लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्रवाई करते हैं, और समय-समय पे इन विभागों का सहयोग मिलता है, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। अच्छा देखिए, यदि ये जो अवैध खनन हो रहा है, आमजन
कोई व्यक्ति है जिसको पता चलता है कि उसके क्षेत्र में कोई अवैध खनन हो रहा है, तो वो अवैध खनन की जानकारी आपके विभाग को देना चाहे, तो वो किस ढंग से शिकायत कर सकता है या जानकारी दे सकता है? और क्या उसकी दी गई जानकारी और उसकी सूचना को गुप्त रखा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल हमारे पास हमारे विभाग का जो पोर्टल है ई खनिज, इस पे हमारा विभाग का नंबर है। मेरा पर्सनल नंबर भी सामान्यतः सभी जगह रहता है और अगर कोई भी हमें गुप्त रूप से सूचना देता है तो हम उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं और जनरली हमारे पास ऐसी शिकायतें आती भी हैं, तो हम लोग इस उन सूचनाओं के आधार पे सख्त कार्रवाई करते हैं और इसका फ़ायदा भी हमको मिलता है। देखिए, आम जो जन होता है, उसको बहुत सारे विभागों की तो जानकारी रहती है कि भई ये विभाग ऐसे काम करता है, ये विभाग इस ढंग जी, से काम करता है। खनिज विभाग के बारे में लोगों को मालूम नहीं है कि खनिज विभाग अपने रोज़मर्रा की गतिविधि और जी, काम किस तरीके से करता है, तो वो भी हमारे दर्शक जी लोग हाँ। जानना चाहेंगे। देखिए, आम व्यक्ति से खनिज विभाग का जुड़ाव ऐसे है कि वो अपना जो घर बनाते हैं या कोई भी निर्माण कार्य करते हैं, तो उसमें वो रेत का उपयोग करते हैं या गिट्टी का उपयोग करते हैं या मुरम का उपयोग करते हैं। तो ये गिट्टी, मुरम, मिट्टी तो हम किसी सप्लायर से लेते हैं, लेकिन इनके पीछे हम लोग रहते हैं। तो वैध खनन किए जाने के लिए संबंधित जो आवेदक होते हैं, जो खदान हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, वो नियमानुसार आवेदन करते हैं। नई खदानों को स्वीकृत करने की कार्रवाई हमारे विभाग द्वारा की जाती है। इसमें हमारा जो विभाग है, इसमें नई खदानों के लिए स्वीकृति के लिए जो प्रतिवेदन है, वो इकट्ठा करता है। कलेक्टर महोदय को स्वीकृति के लिए भेजता है, साथ ही अवैध खनन पे हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। नवीन क्षेत्रों को चिन्हांकित करके अधिक से अधिक खदान स्वीकृत कराने की हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जाती है और भविष्य की हम लोग प्लानिंग करते हैं। जी। देखिए, ये जो खनन है, ये तो निश्चित रूप से आवश्यक बहुत है। लेकिन जब भी खनन होता है, तो पर्यावरण को नुकसान होने की बहुत संभावनाएँ जी हाँ। रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग खनन के इस मामले में पर्यावरण के संतुलन और खनिज भी निकल जाए, पर्यावरण का संतुलन रहे, उसका संरक्षण हो जाए, इस पर कैसे काम करते हैं आप लोग? कोई भी वैध खनन जो है, वो बगैर एनवायरनमेंट क्लीयरेंस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति के बगैर नहीं किया जा सकता है और जो भी पर्यावरण की जो एनओसी, जो इससे मैंने पर्यावरण क्लियरेंस बोला और पॉल्यूशन बोर्ड की, उसमें कई सारी शर्तों का पालन आवश्यक होता है। कोई भी पट्टाधारी जो खदान मालिक है, उन पर्यावरणों के प्रभाव को बचाते हुए खनन करता है और इसके बड़े सख्त नियम होते हैं और इस कारण जो है, जितनी हानि अवैध खनन से होती है, उससे कम हानि वैध खनन से होती है और इसका ध्यान हमेशा रखा जाता है। देखिए, आप ये जो अवैध खनन है, तो इस अवैध खनन के इसमें कोई ऐसा बड़ा आपने ऑपरेशन चलाया हो या ऐसे कोई कार्रवाई की हो, आपको कोई याद हो तो बताइए, जो बड़ी जी हाँ। चुनौतीपूर्ण रही हो? जी हाँ, मुझे याद आ रहा है, बहुत सारे बड़ी-बड़ी कार्रवाइयाँ मैंने की है अपनी लाइफ़ में। इसमें एक कार्रवाई ग्वालियर जिले में मैं जब पदस्थ था, तो इसमें अवैध रूप से संचालित 30 क्रेशरों को मेरे द्वारा और मेरी टीम द्वारा एक ही दिन में सील किया गया था और इसमें हमें मध्य प्रदेश पुलिस के सशस्त्र पुलिस बल का बड़ा सहयोग रहा था और राजस्व विभाग का सहयोग रहा था और वो अवैध जो क्रेशर चल रहे थे, वो सील्ड किए गए थे और अवैध उत्खननकर्ताओं पे कार्रवाइयाँ हुई। आपके इस कार्यकाल में आपके जीवन में कोई ऐसा समय भी आया क्या, जबकि आपको नियमों से समझौता करने के लिए कहीं से दबाव बन रहा हो, प्रभाव पैदा हो रहा हो और आपने उससे कोई समझौता नहीं किया और ये आपके लिए सबसे एक यादगार समय रहा और आपने फिर इससे कोई सबक भी सीखा? जी हाँ, हुँ। ऐसा आया था। अब मैं यहाँ पर नाम तो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन पूर्व में जिस जिले में मैं पदस्थ था, वहाँ पर वीवीआईपी एक जनप्रतिनिधि थे, उनके द्वारा एक हम लोगों द्वारा जो व्हीकल पकड़ा गया था, उसको छोड़ने को कहा गया था और मेरे द्वारा विनम्रतापूर्वक उनको मना कर दिया गया था। फिर दूसरे किसी बड़े जनप्रतिनिधि द्वारा मुझे कहा गया था, मैंने भी उनको विनम्रतापूर्वक जवाब दिया था और फिर उन्होंने हमारा सहयोग किया। आपकी नौकरी ये बात तो तय है कि बहुत चुनौतीपूर्ण है और आपकी इस चुनौतीपूर्ण नौकरी में परिवार आपको किस तरीके से सहयोग करता है? या परिवार के मन में कभी ये भय पैदा होता है कि आप ऐसी चुनौती पूर्ण नौकरी है, इसमें जीवन को संकट भी पैदा हो जाएगा, ये कुछ शंका पैदा करते हैं घरवाले? जी, मुझे तो मेरे परिवार का हमेशा सहयोग रहा है और उनको पता है कि कठिन परिस्थितियों में मैं काम कर सकता हूँ और उनका सहयोग
हमेशा पीछे से रहता है, तो कभी ऐसा संशय मुझे मेरे परिवार की तरफ से भी नहीं लगा और मुझे भी कभी नहीं लगा कि हम लोग को ऐसी कोई दिक्कत आएगी काम करने में। अच्छा सर, जो हमारे आज के जो युवा हैं, जी। जो ऐसे तकनीकी क्षेत्रों में या प्रशासनिक क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जो नए युवा हैं उनको धैर्य रखना चाहिए और लक्ष्य आधारित परिश्रम करना चाहिए। बिल्कुल सफलता मिलेगी और मिलकर रहेगी। अच्छा, 2-3 मिक्स प्रश्न आपसे करना जी। चाहता हूँ। सबसे पहले तो बैतूल में ऐसा कौन-सा खनिज है जो आपका प्रिय है? ये पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगा। जी, दूसरी बात ये जानना चाहूँगा कि आपकी पसंद क्या है? जी, इसके संबंध में भी जानना चाहूँगा मैं। और इसके अलावा आप किस तरीके के चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं? हाँ, या आपकी कोई जी, हॉबी हो वो भी? जी, ये 4-5 एक साथ प्रश्न दाग रहे हैं हम आपकी जी। तरफ, तो आप इसके बारे में बताइए। मुझे तो मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा है ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट पत्थर है, जो आजकल इमारती पत्थर के रूप में कहा जाता है, मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहा है और मैं कोशिश करता हूँ कि इस क्षेत्र में जहाँ मैं पदस्थ हूँ, वहाँ कोई ग्रेनाइट की माइन ओपन हो। काफ़ी एरिया है यहाँ पे चिचौली क्षेत्र में। हालाँकि बैतूल जिले में एक दिक्कत है कि यहाँ कोई भी शासकीय ज़मीन जो है छोटे-बड़े झाड़ का जंगल है, हाँ। इस कारण दिक्कत आती है। कोई प्राइवेट भूमि स्वामी जो है अगर ग्रेनाइट के क्षेत्र में काम करना चाहे तो हम उसको ज़रूर मोटिवेट करेंगे और मेरा इंटरेस्ट जैसा मैंने बताया ग्रेनाइट है, तो मैंने काफ़ी स्टडी भी की हुई है। अगर कोई आएगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, व्यक्ति में कुछ अच्छी आदतें जी, होती हैं, कुछ बुरी आदतें भी होती हैं। तो आपकी जो अच्छी आदतें हैं, जिस पर आपको गर्व होता है, ऐसा लगता है कि हाँ यार ये होना चाहिए और लोगों में भी में ये संदेश पहुँचना चाहिए, जी। तो ऐसी कौन-सी आपको आपकी आदत पे गर्व है? देखिए समय जैसे-जैसे बदलता है व्यक्ति की आदतें भी बदलती मुझे लगता है। जैसे मैं कॉलेज में था तो मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद था। मैं एथलेटिक्स में मुझे बड़ा इंटरेस्ट था। उसके बाद जब जॉब में आए तो पेड़-पौधे लगाना मुझे बड़ा पसंद रहा है और आज भी मैं लगाता आ रहा हूँ पेड़-पौधे, फलदार पौधे जो मैंने लगाए हुए हैं, सभी जहाँ-जहाँ मैं पदस्थ रहा, जिन-जिन जिलों में और लोगों को उसके फल आज भी मिल रहे हैं। उसके साथ-साथ मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, तो वो मैं मूवीज़ देखता रहता हूँ। गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है। विविध भारती मैं सुनता रहता हूँ, विविध भारती सुनना मुझे रेडियो सुनना बहुत पसंद है। अच्छा, ये तो आपने बताया, तो ये मूवी से मेरे को समझ में आया। मूवी में आपको ऐसा तो होगा कि भाई इस टाइप की फ़िल्में ही मुझे पसंद है जी, जिसमें बड़ा इंटरेस्ट रहता है। जी, जी। मुझे प्रेरणा देने वाली मूवीज़ बड़ी अच्छी लगती हैं, जैसे 2-3 फ़िल्मों के नाम मैं लेना चाहूँगा। जैसे मुझे अशोक कुमार जी की आशीर्वाद है, अमोल पालेकर जी की छोटी-सी बात है या राजेश खन्ना जी की बावर्ची है। ये मूवीज़ मुझे ऐसा लगता है कि सभी को देखना चाहिए हुँ। और अभी की 1-2 मूवीज़ हैं जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि सैटेलाइट शंकर है या जय 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 हे, ये मूवीज़ देखने से मुझे लगता है कि दूसरों को सभी को प्रेरणा मिलेगी और ये एक अच्छा मनोरंजन भी होगा। अच्छा, जब फ़िल्म की बात हमने छेड़ ही दी तो संगीत की बात भी छेड़ देते जी, हैं। आपने जैसे बताया कि आप गाने सुनना भी बड़ा हाँ, पसंद करते हैं। जी, तो कोई ऐसा सिंगर तो होगा जो आपको बहुत पसंद होगा और अक्सर उसके गीत आप जी, गुनगुनाते भी होंगे? हाँ, मुझे गुनगुनाना तो मुझे किशोर कुमार जी के गाने बड़े अच्छे लगते हैं और उनका एक गाना है आँचल के तुझको लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले, मुझे बहुत अच्छा लगता है, समय-समय पे मैं उस गाने को सुनता हूँ और उससे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, देखिए, आपका लाइफ़ तो बहुत व्यस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, जी। क्योंकि देश के, समाज के प्रति, दोनों के प्रति आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन आपको एक लंबी छुट्टी का मौका मिले, तो आप छुट्टी कहाँ बिताना चाहेंगे और जी। किसके साथ बिताना चाहेंगे? मुझे तो परिवार के साथ रहना और मित्रों के साथ रहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं मेरे जो बालाघाट जिला जैसे बैतूल के समान ही है, मुझे वहाँ पर रह जाकर दोस्तों और परिवार के साथ रहना बहुत अच्छा लगेगा। और आप किस स्थान पे जाना चाहेंगे? ऐसा कुछ जी, ऐसा पसंदीदा है कहीं जी घूमने जाना चाहें? बालाघाट में वैनगंगा नदी है और उसके किनारे बड़े सुंदर हैं, तो मुझे लगता है कि परिवार या दोस्तों के साथ वहाँ पर जाएँ, बैठें और नदी को बहते हुए देखें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, बैतूल ज़िला जो है वो खनिज संपदा से भरा हुआ है, ये तो जी, तय है। जी, लेकिन यदि आपको ऐसा आपकी नौकरी के दौरान अवसर दिया जाए कि बैतूल की जो खनिज संपदा है और उस खनिज के जो सिस्टम है, उसमें कोई बदलाव लाना है, कुछ चेंजेज़ लाना है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये अवसर मिल जाए, जी। तो आप क्या बदलाव चाहेंगे? जैसे मैंने बोला कि बैतूल जिले में बड़ी एक समस्या है
शासकीय भूमियों पे जो छोटे-बड़े झाड़ का जंगल जो उनके मद हैं, उससे कारण बहुत सारे ऐसे खनिज हैं, उनका दोहन करने में बड़ी कठिनाई आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो खनिज आदा जो वाले जो खसरे हैं राजस्व विभाग के, इसमें परिवर्तन अगर होगा तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। हम एक चीज़ और बहुत जानना चाहते हैं कि जो बैतूल की खनिज संपदा है, तो इसका जब सदुपयोग होगा, तो भविष्य में बैतूल ज़िले में रोज़गार की कुछ संभावनाएँ और पैदा हो सकती हैं? जी, बिल्कुल। जैसे-जैसे मैंने अभी पूर्व में बताया कि जैसे-जैसे प्रोजेक्ट्स चालू होंगे तो इसमें बिल्कुल रोज़गार उत्पन्न होंगे और इंडस्ट्रीज़ भी आएगी। तो सर आप हमारे इस कार्यक्रम रूबरू में पधारे, तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय जी। हमें दिया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।